चलिए तो टॉपिक शुरू करें। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा था अपना, पेपर नंबर 6 पार्ट ए। अब फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें जो इसका पूरा कंटेंट है वो हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। तो चैप्टर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है मर्जर एंड अमालगमेशन, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपको वो टर्म्स में अब डिफरेंस क्लियर होगा, मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन। जिन्होंने घर पे देखा लेक्चर, आप लोगों को कंफ्यूजन है वो टर्म्स में, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए। हमने देखा था कि मर्जर जो है दैट इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल, उसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब जो भी टाइप के मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन आप बोलो, मर्जर सब कुछ कवर कर लेता है। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। उसके अंदर स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन किया, जिसमें अमालगमेशन एक कैटेगरी थी, जिसमें अपन ने देखा A+B=C। अमालगमेशन में ही उन्होंने उसकी डेफिनेशन में एब्जॉर्प्शन को भी कवर कर लिया, जहां A+B=A या A+B=B हो सकता है। डिक्शनरी मीनिंग है ना, एब्जॉर्ब कर लेना मतलब एक कंपनी की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी और दूसरी वाली एग्जिस्ट करेगी। अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन, उन दोनों में नई एंटिटी क्रिएट होती है और पुरानी वाली दोनों बंद हो जाती है, इसलिए वो A+B=C हो रहा था। अब जब अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन एक ही ब्रैकेट में आ गया, तो मर्जर वाले केस में बाकी बचा क्या, एक एक्विजिशन बचा। तो एक्विजिशन को अपन ने मर्जर वाले सर्कल में रखा था, जहां पे बोला एक कंपनी दूसरी को अक्वायर करती है, लेकिन दोनों में से किसी कंपनी की आइडेंटिटी लूज नहीं होती। जो टारगेट कंपनी खरीदी गई है उसका भी एग्जिस्टेंस रहता है, और जिसने अक्वायर किया उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। जो अपन ने वो अदानी, एसीसी, अंबुजा वाला एग्जाम्पल देखा, ऐसे बहुत ब्रांड्स है। एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर भी हमने देखा, वो भी एक्विजिशन है। तो कितनी कॉर्पोरेट कंपनीज में तो इतने साइलेंट एक्विजिशन हो जाते हैं ना, कि पब्लिक को कितनी बार पता भी नहीं होता कि ये इसी की कंपनी है, मालूम नहीं होता कि पेरेंट कंपनी वही है। वैसा है एक अभी ये हैवेल्स और लॉयड वाले में भी ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, जहाँ तक मुझे ध्यान है दोनों में से किसी एक कंपनी ने को अक्वायर किया है। आई थिंक लॉयड ब्रांड को हैवेल्स ने परचेज कर लिया, समथिंग लाइक दैट। वो वैसा भी इलेक्ट्रॉनिक वाली कैटेगरी में ट्रांजेक्शन हुआ है वैसा है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पे एक्विजिशन होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 1.1 में अपन ने ये देखा था, फिर 1.2 अपन ने बाकी रखा था, अपने थर्ड वाले पे गए थे। थर्ड वाले में ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाले टॉपिक पे बात हुई। ये रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है एंड ये अपना कंपनी लॉ का रिवीजन था जो अपन ने एग्जीक्यूटिव में देखा है। तो यहाँ तक जितना पढ़ा उसमें आपको कोई क्वेरी है तो बता दो। 1.3 में कुछ पूछना हो, क्लियर है, कंप्लीट। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है ना, वो तो आपका और इजी वाला टॉपिक, नोन टॉपिक, दैट इज बाईबैक 1.4। अब बाईबैक में स्टार्टिंग में वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़े हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था कंपनी लॉ में। छोटा सा था लेकिन क्वेश्चन आता ही था, तो हमने पढ़ा है। तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। अब ये है तो वही कैपिटल रिडक्शन का ही एक टाइप है। अब कैपिटल रिडक्शन में ना वो 66 सेक्शन में ना ये लोग लिखते हैं कि भाई अगर कैपिटल रिडक्शन बाईबैक के फॉर्म में हो रहा है तो रेफरेंस 68 का ले लेना। तो ये नहीं भी बोलते तो चलता, मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि बाईबैक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ना नहीं बोल रहे। लेकिन बाईबैक जब स्पेसिफिक हो रहा है तो उसमें 66 के प्रोविजंस नहीं लगते, उसके लिए अलग से 68 के प्रोविजन है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अमालगमेशन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मर्जर, ये कुछ वैसे ही हो गया। बाईबैक इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कैपिटल रिडक्शन। तो बाईबैक से भी कैपिटल रिडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन उसके लिए जो अपन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो ट्रिब्यूनल का कंसेंट लेना, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, फिर वो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ट्रिब्यूनल नोटिस फॉरवर्ड करती है, जो लास्ट लेक्चर में 66 में देख रहे थे, वो सब नहीं करना है। तो बोला जब आप बाईबैक के फॉर्म में कैपिटल रिडक्शन कर रहे हो तो हमने उसके अलग प्रोविजन 68 में बना दिए। अब 68 जो बोलता है वो कर लेना। अब 68 बोलता है भाई स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो तो करना, वो बोलता है बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो तो वो कर लेना। अब जब 68 आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था भाई एक वो मॉनिटरी रेंज थी कि कितने एक्सटेंट तक हम बाईबैक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि रिजोल्यूशन कौन सा पास करना है। कुछ परसेंटेज याद है आपको कितना बाईबैक करते हैं? तो किससे पूछना पड़ता है? 10% तक हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन इज इनफ, और 10 to 25 उसमें आपको पास करना पड़ता है स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये सब बात हुई थी, तो वो स्टोरी है। तो दिस इज कैपिटल रिडक्शन बट अंडर सेक्शन 68, और कुछ नहीं है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है बिकॉज यही पॉइंट है, तो उससे ऊपर कुछ है नहीं उसमें। तो अपन बाईबैक को 68 के नाम से ही जानते हैं और वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब देख लो सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 में क्या बोला। अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट मे परचेज इट्स ओन शेयर। अब हाईलाइट करने वाली बात वही है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज बाईबैक कर सकती है। ये छोटी सी बात पे अपन ध्यान देते नहीं, इतनी बड़ी बात है भी नहीं, बट क्वेश्चन में ये लोग ना इन सब बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं, फिर याद नहीं आता यार प्राइवेट कंपनी बाईबैक हो सकता है क्या, फिर अपन ही डाउट कर रहे हैं कि यार क्या था, क्योंकि ध्यान नहीं दिया पढ़ते टाइम पब्लिक या प्राइवेट है। तो यहाँ पे ना कंटेंट है बहुत ईजी, लेकिन पढ़ते टाइम ना थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी। छोटे छोटे पॉइंट पकड़ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहीं वो फाइनल के पेपर थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, इन डेप्थ जाना पड़ेगा। और इस लेवल पे वो आपसे एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि आप इन डेप्थ जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर वो इंटर्नशिप में आपको खुद इंटरप्रिटेशन करना है
और जब प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन होता है तो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो इन डेप्थ जो नहीं जाएगा वो प्रैक्टिस में भी गलतियां करेगा। तो यहाँ पे फिर आपसे ये चीज थोड़ी सी एक्सपेक्टेड होती है कि सिंपल टॉपिक है तो भी डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अंदर से क्या पूछेंगे अपने को पता नहीं है। तो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी दोनों में से कोई भी अपने शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो है उनका बायबैक कर सकती है। बायबैक करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो बोला फ्री रिजर्व्स के नाम पे अगर फंड पड़ा है तो उसमें से बायबैक कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ स्पेशल रिजर्व। ऐसी बात अपन ने प्रीमियम वाले सेक्शन 52 में भी की थी कंपनी लॉ में, कि फ्री रिजर्व वो होता है जो किसी भी पर्पज के लिए यूज हो सकता है। डिविडेंड बांट दो और क्या, कुछ भी करो। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम एक स्पेसिफिक रिजर्व है जिसके 5-6 डिफाइंड यूजेस थे, आप उनके बाहर इसका और कोई यूज नहीं कर सकते। एंड प्रीमियम डिविडेंड बांटने के लिए यूज नहीं होता है, ये बात अपनी हुई थी। तो ये वो अकाउंट आप यूज कर लो। फिर बोला कि अगर आप कोई और शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू करते हो तो उससे जो पैसा आएगा उन पैसों से भी आप बायबैक कर सकते हो। तो ये तो फिर क्या हो गया ना, कन्वर्जन ही हो गया। मेरे पास इक्विटी शेयर्स बहुत सारे हैं, अब मुझे ना या तो डेट रेज करना है या प्रेफरेंस इशू करना है। तो मैंने प्रेफरेंस इशू की है, पैसा आया, उन्हीं पैसों से इक्विटी वाले बायबैक कर लिए। तो इनडायरेक्टली हुआ क्या, मेरी कैपिटल में से इक्विटी गई और प्रेफरेंस आ गया। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो कोई और टाइप की सिक्योरिटी इशू करके उसका पैसा रेज करके आप बायबैक में यूज कर लो, तो इक्विटी वाले वापस आ जाएंगे। तो ये भी कंपनीज करती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविजो में क्या बोला, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैन बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। इंप्लाइड है ना, अभी इक्विटी बायबैक की, फिर इक्विटी इशू कर रहे हैं, या रिवर्स किया, इक्विटी इशू की उससे फिर इक्विटी बायबैक कर रहे हैं। तो सेम टाइप की सिक्योरिटी ही जब आपको इशू करनी थी तो बायबैक क्यों किया? अननेसेसरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम वेस्ट हुआ। जो चीज खरीदनी है या जो चीज बेचनी है पहले वही खरीद रहे हैं, या जो चीज खरीदनी है पहले वही बेच रहे हैं, क्या सेंस हुआ? तो अगर आप इक्विटी इशू करके पैसा रेज कर रहे हो और उसे इक्विटी ही बायबैक कर रहे हो, तो फिर आपने रेज ही क्यों किया और बायबैक ही क्यों किया? कैपिटल में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ना कैटेगरी में फर्क पड़ा। तो प्रोविजो में डाल दिया कि ऐसा नहीं करना। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है, तो कॉमन सेंस बोलती है कि ऐसा कोई करेगा भी नहीं। बट बहुत बार क्या है ना, मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केटिंग की गेम भी होती है, पीआर भी होता है। कंपनी वाले भी अपने शेयर की प्राइस प्लस माइनस करने के लिए ऐसी सब चीजें करते रहते हैं। तो अगर आपका इंटेंशन कुछ और है तो पहले ही मना कर दिया कि भाई ये सब मत करना। आप जेन्युइनली बायबैक कर रहे हो तो अलग बात है। बीच में टीसीएस वालों ने बायबैक किया, हीरो मोटर्स ने बायबैक ऑफर किया था, आई थिंक बजाज या हीरो दोनों में से एक ने किया था। टीसीएस के पास 15,000 करोड़ कैश पड़ा था। तो क्या करेंगे इतने पैसों का? एक्सपांशन कुछ करना नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, इंटरेस्ट कॉस्ट आता नहीं है, डिविडेंड भी कितना बांटे, और इतनी कैपिटल लेके रखी है, जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने 18,000 करोड़ या समथिंग का बायबैक किया और एक बार 15,000 करोड़ का बायबैक किया। तो लास्ट 4-5 साल में आफ्टर कोविड 33,000 करोड़ रुपीज वो लोग अपने शेयर होल्डर्स का रिटर्न कर चुके हैं, बिकॉज दे डोंट नीड योर मनी। तो वो अननेसेसरी अपने कैपिटल में इतना पैसा लेके बैठे और डिविडेंड बांटे, से अच्छा वापस कर दो। तो कर सकती है कंपनी। तो ये तो प्योर इंटेंशन है ना कि पैसा पड़ा है, वापस कर दिया, रिटर्न कर दो। अब इसमें जो बायबैक है उसमें टाटा सन्स वालों को भी कैश मिल गया, क्योंकि टाटा सन्स खुद टीसीएस में इन्वेस्टर है और मेजोरिटी स्टेक उन्हीं के पास है। तो उनके पास कैश ऑन हैंड आ गया, बायबैक की वजह से पैसा फ्री हो गया, वो पैसा उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब चीजें चलती रहती है। नेक्स्ट, thus the company must have at the time of buyback sufficient balance। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। The term buyback has two meanings। मीनिंग समझाया वो आप लैंग्वेज खुद ही पढ़ के देखनी है तो भी पढ़ सकते हैं, एक बार खुद रीड कर लो। दोनों मीनिंग में क्या बोल रहा है मुझे समझा दो, फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकंड में क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, किससे बायबैक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कंडीशंस हैं? इन्वेस्टर से ले रहे हैं फर्स्ट सिचुएशन, और सेकंड में वो मार्केट में जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर है ना वो कंपनी ओपन मार्केट से खरीद लिया। तो ये दो सोर्सेज हो गए ना, अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, कुछ फिक्स एग्रीमेंट का ही बोला हुआ है ना। वो क्या चीज है? फिक्स एग्रीमेंट का मतलब जो इन्वेस्टर है ना उसको बोला था कि 5 साल के बाद हम आपके शेयर्स आपसे बायबैक कर लेंगे। ऐसा भी होता है, जो वेंचर कैपिटल वाले होते हैं ना उनको एग्जिट चाहिए होता है ना, तो उनको तो ऐसा है कि भाई लाइफ टाइम के लिए थोड़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो 2-3 साल 5 साल के लिए पैसा लगाएंगे,
वैल्यूएशन बढ़ेगी, उसके पीछे मेहनत करेंगे, एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो शार्क टैंक वाले अपने जितने इन्वेस्टर है वो लोग यही करते हैं ना, वो लोग तो रोटेट करते रहते हैं। अब जो जिनको भी डील दे रहे हैं वो डील को ऐसा थोड़ी लाइफ टाइम के लिए, 2 to 3 ईयर्स का एवरेज है। वो लोग क्या अपने नेटवर्क से, अपने कॉन्टैक्ट से इतना उनको कॉन्टैक्ट दिलवा देते हैं, काम दिलवा देते हैं, तो 2-3 साल में ना टर्नओवर और वैल्यूएशन बढ़ ही जाता है। फिर अपना स्टेक बेच के निकल जाते हैं। ये 1-1, 2-2% का स्टेक इतनी कंपनियों में मेंटेन करके क्या करेंगे, उतना तो फिर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। तो उनको रोटेशन में एग्जिट चाहिए। अब अग्रीमेंट कर रखा है 3 साल के बाद आपके शेयर आपसे बायबैक कर लेंगे, तो डायरेक्ट इन्वेस्टर से 1 to 1 नेगोशिएट कर लिया या अग्रीमेंट के बेसिस पे खरीद लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट में जाके खुद ही अपने शेयर खरीद लो, जैसे पब्लिक खरीद रही है। इसमें बेनिफिट क्या होता है, प्रीमियम नहीं देना पड़ता। मार्केट में शेयर का भाव कम चल रहा है, कम में खरीद लो, ज्यादा चल रहा है तो अलग बात है। तो इसमें आपको मार्केट प्राइस पे आपके शेयर मिल जाते हैं, लेने के बाद कैंसिल कर दो, बाईबैक हो ही गया ना एक तरीके से। खुद के शेयर खरीदे, कैंसिल कर दिए, बाईबैक हो गया। वो भी एक तरीका अलाउड है, उसमें कुछ इलीगल नहीं। इससे नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में रिड्यूस हो जाते हैं, आप कैपिटल रीपे कर देते हो, उतने शेयर्स पे आपको आगे डिविडेंड नहीं देना पड़ता। तो दैट इज कॉस्ट सेविंग कंपनी के लिए, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट है ना, इसीलिए। मोड ऑफ बाईबैक में देखो वही पॉइंट नीचे फिर से लिखे, टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट परचेज, सेम पॉइंट। उसमें फिर बोला है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन वो भी है। बुक बिल्डिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो प्राइस पहले ऑफर करते हैं, कितने प्राइस पे ज्यादा बिड जाती है, दैट विल बी द प्राइस। तो मतलब बुक बिल्डिंग में जो इन्वेस्टर्स है वो प्राइस डिसाइड करते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, तो वैसे डिसीजन होता है, तो वो मेथड है। बाईबैक के एडवांटेजेस क्या है, ये भी रिपीट आंसर है। बोला दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। वो रिडक्शन कैपिटल रिलेट हुआ ना, लास्ट टॉपिक में देखा था अपन कि भाई आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है। ओनली इन केस ऑफ सरेंडर फॉर फीचर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज तो रिक्वायर्ड होता है। बाईबैक में भी नॉट रिक्वायर्ड। उस टॉपिक में लिखा भी था वहाँ पे, जो अपन ने एनसीएलटी के सैंक्शन के बिना वाला पढ़ा ना, उसमें इसका रेफरेंस था, एक लाइन में लिखा था, आपको मिलेगा, देखो बाईबैक वाला पॉइंट था उसमें, पेज 33, पेज 33 में लास्ट पॉइंट था ई वाला ऊपर, वही टॉपिक है ना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट द सैंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। फिर उसमें लिखा है बाईबैक, मिला 33 पे ऊपर देखो ई पॉइंट है ना, वो रिलेट हो रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि बाईबैक भी कैपिटल रिडक्शन का ही एक फॉर्म है, बट उसमें एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और 66 अप्लाई नहीं होता है, 68 अप्लाई होता है। मेरा बोलने का इंटेंशन वही था कि बात रिलेट हो जाएगी। टू इम्प्रूव द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ जाती है, आप ईपीएस का फॉर्मूला लगा दो, नेट प्रोसीड्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और जब बाईबैक करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो जाएंगे, तो अपने आप पर शेयर जो है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, कमाई उतनी रहने वाली है क्योंकि कैपिटल स्पेयर पड़ी है। बट अगर बांटने वाले कम हो जाए, अभी आप 10 लोग हो, 10 के बदले 6 हो जाए, तो पर पर्सन तो कमाई बढ़ गई ना, इंडिविजुअली फायदा बढ़ गया ना, तो इंक्रीज इन ईपीएस। अब ईपीएस ज्यादा दिखता है ना, तो फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव होते हैं, रेशियोज इंप्रूव होते हैं, वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि एक पीई रेशियो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए, पीई रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, और मल्टीप्लाई करोगे तो एमपीएस आ जाएगा, तो मार्केट प्राइस अपने आप शेयर की बढ़ जाती है। तो वो सब जो मॉनिटरी इफेक्ट्स है ना, वो बाईबैक के बाद अपने आप देखने को मिलते हैं। आपने पढ़ा ना पीई रेशियो, प्राइस और अर्निंग्स का रेशियो, तो उसमें से आप एमपीएस निकाल सकते हो ना, तो वो चीज पे इफेक्ट आएगा क्योंकि अर्निंग बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो देखें आगे। टू इम्प्रूव द रिटर्न ऑन कैपिटल, वही रेशियोज इंप्रूव हो जाएंगे। अपन कल देख भी रहे थे कि भाई वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर हो जाएगा आपका, तो वो पॉइंट है यहाँ पे। एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स वेयर द शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और थिनली ट्रेडेड। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि यार भाव कम चल रहा है बहुत, वैल्यूएशन वैसे देखा जाए तो बुक वैल्यू ज्यादा है बट मार्केट वैल्यू कम है, तो इन्वेस्टर फंस जाता है। तो फिर वो एक प्रॉब्लम है कि भाई अंडर वैल्यूएशन पे मार्केट में बेच नहीं पा रहा, कंपनी बोलती है भाई हमें पता है हमारे शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है, बाहर आपको रेट नहीं मिल रहा, हम बाईबैक कर लेते हैं, आपको बेटर रेट दे देते हैं, प्रीमियम पे बिकता है ना। टीसीएस वालों ने शेयर बाई किया था ना जब पहला वाला कोविड के बाद, तो 3000 का मार्केट प्राइस था, 4500 पे बाईबैक किया था, 50% प्रीमियम, और रेशियो था 7 पे 1, 10 पे 1 वैसा रहता है। तो भाई आपके 10 शेयर है तो आपका एक शेयर आप ऑफर कर सकते हो, उतना तो हम ले ही लेंगे। अब क्या होता है ना, कितने लोग ऑफर नहीं भी करते, तो जो ऑफर नहीं करते उसके बदले किसी के एक्स्ट्रा शेयर भी ले लेते हैं, तो आप डाल दो ऑफर में कि मुझे 10 में से 2 शेयर बेचने हैं, भले उन्होंने 10:1 का रेशियो रखा होगा, बट किसी ने नहीं बेचा तो उसके बदले आपके 2 शेयर ले लेंगे, ऐसा भी होता है। बट 3000 का 4500 मिल रहा है, कहाँ मिलता है इतना मार्केट रेट, 50% प्रीमियम, कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, बोले इन्वेस्टर्स का पैसा है बहुत पड़ा हुआ है लेके जाओ, क्योंकि इतना प्रीमियम ऑफर करते हैं ना, तो फटाफट बाईबैक में सब लोग शेयर दे देते हैं, ऐसा भी होता है, और ये रियल केस है। दूसरा बोला है द शेयर्स आर थिनली ट्रेडेड, इसका मतलब ट्रेडिंग नहीं होती, शेयर बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, हर रोज के इतने बेचे खरीदे नहीं जाते। एमआरएफ का शेयर देख लो, उसका वॉल्यूम कितना ही होगा,
अब 1,40,000 का शेयर है, हर रोज कितने बिक जाते होंगे और कितने खरीदे जाते होंगे, वॉल्यूम कम होगा ना, लेकिन वही अगर 100 रुपए 200 रुपए वाला शेयर होगा तो करोड़ों में शेयर रोज के एक्सचेंज होते होंगे। तो थिनली ट्रेडेड का मतलब है कि बायर नहीं मिलता इतनी जल्दी। तो एनहांस कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेक इन द कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक का मतलब ये है कि छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को भगाओ और अपना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बढ़ा दो। कंसोलिडेशन के हमारे पास परसेंटेज होल्डिंग बढ़ गया ऐसा। टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, ये सब कैलकुलेशन का गेम है। टेक ओवर का खतरा कब रहता है? जब मार्केट में शेयर ज्यादा घूम रहे हो, प्रमोटर के पास कम है, और प्रमोटर सोच रहा है कि यार मेरे पास होल्डिंग बहुत कम है, अगर ये मार्केट में से कोई पीछे से बड़ा बायर आ गया, इन सबसे थोड़े थोड़े करके खरीद लिया ना, तो इसका होल्डिंग मेरे से ज्यादा हो गया, तो फिर मैं सुनेगा नहीं, तो मैं ये काम करता हूँ, बाईबैक कर लेता हूँ, मार्केट से शेयर कम कर देता हूँ। अब देखो टोटल कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि टोटल जो शेयर्स हैं पूरे मार्केट में वो 1000 है, 1000 शेयर ऐसा कुछ रेशियो अपने गिन लेते हैं। जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर के पास अभी इसमें से 300 ही शेयर है। अब बाकी के शेयर जो है वो आउटसाइडर्स के पास है 700। ये फंसने वाला काम है। कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया, धीरे 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 करके अगर 500 शेयर अक्वायर कर लिए, हो गया होस्टाइल टेक ओवर जो आप बोलते हो, वो हो गया। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन तो ये है कि भाई ये इनसे शेयर और खरीद ले, इसको परसेंटेज बढ़ाना है। अभी इसका परसेंटेज होल्डिंग कितना है? 30%। पब्लिक का होल्डिंग आउटसाइडर्स का कितना है? 70%। ये परसेंटेज प्रॉब्लम है क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर मार्केट में घुमाना रिस्की हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन ये काम करो, बाईबैक करो, और बाईबैक में प्रमोटर अपना होल्डिंग नहीं देगा, सिर्फ पब्लिक से बाईबैक करेगा। एक काम करो, ये 700 में से ना आप शेयर वापस ले लो। सपोज आप 400 शेयर बाईबैक कर लो, या अगर मान लो रेशियो में अपनी लिमिटेशन है ना 25% की, तो टेक्निकली 400 नहीं हो पाएगा। 25% है ना, 250 ही कर लो, जो मैक्सिमम लिमिट है 1000 में से वो यूज कर लो अप्रोक्सीमेटली। अब 700 में से 250 चले गए तो बचे कितने? 450 बचे। अब नया रेशियो क्या होगा वो समझना है। अगर इसमें से 250 माइनस हो गए तो टोटल 750 बचे ना। इसके 300 तो वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि इसने तो बाईबैक में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बाकी पब्लिक के पास कितने बचे? 450 हो गए। परसेंटेज में कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? अब अगर आप देखो तो ये 300 का 750 में परसेंटेज कितना है? 30% होगा या उससे बढ़ गया होगा? बढ़ गया होगा। इस तरीके से अगर आप इसको परसेंटेज को बढ़ा लेते हो, एक बार गिनो ना कितना आएगा? 75, 150, 40% आएगा। देख है ना, 40% आ रहा है, तो 30 से 40 हो गया ना, होल्डिंग बढ़ गया। ऐसे ही और बाईबैक कर पाते तो चलो नंबर्स अपन ने रैंडम ले लिए, बट अगर इसका ही होल्डिंग 50% से पार चला गया तो टेक ओवर का तो खतरा खत्म हो गया। बोले 51% शेयर मेरे पास ही है, जाओ सारे 49 खरीद दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास होल्डिंग मेजोरिटी में रहेगा। तो इस तरीके से बाईबैक करके ना आप बिना और पैसा डाले कंपनी में अपना परसेंटेज जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा भी रास्ता था, अगर बाईबैक नहीं करना है और पैसा खुद का डाल दो कंपनी में। 1000 शेयर तो मार्केट में टोटल थे, 300 आपके थे, 700 पब्लिक के पास थे। आपको अपना होल्डिंग बढ़ाना है, काम करो ना, 250 शेयर खुद को ही ऑफर कर दो, 300 शेयर खुद को ऑफर कर दो, अपना होल्डिंग बढ़ा लो, तो वापस परसेंटेज चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा, और इसमें ऐसा है कि पैसा आपको डालना नहीं पड़ेगा, उल्टा वापस लौटाना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे वैसा। तो टेक ओवर से बचने के लिए भी बाईबैक एक अच्छा रास्ता होता है। ये प्रैक्टिकल सिनारियो है, जितना आपने अच्छे से पढ़ा होगा इन फ्यूचर आपको कंपनी में सबका आइडिया रहेगा कि यार ये रास्ता भी तो है, तो सॉल्यूशंस पता होने चाहिए ना वैसा। नेक्स्ट, सरप्लस कैश पड़ा है, क्या करें? शेयर होल्डर्स का पैसा है, लौटा दो, यही हो रहा है। अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, विद डेट इक्विटी का रेशियो एंड ऑल ठीक करना हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन। स्लगिश का मतलब मार्केट बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, कोई खरीदी नहीं हो रही, स्लो चल रहा है, तो भाव नहीं बढ़ रहा। अब क्या है ना कि ट्रेडिंग जब स्लो होती है, वीक होती है, तो प्राइस या तो कांस्टेंट हो जाता है या ड्रॉप होता रहता है ग्रेजुअली। हर कंपनी ना अपने प्राइस को मेंटेन भी करना चाहती है। रिलायंस करता है ये, रिलायंस वाला ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं करता है, चाहे एथिकल हो या अनएथिकल हो, सब कुछ करते हैं। प्राइस जो है ना, प्राइस को मैनेज करने के लिए, जैसे एमआरएफ है, अब 1,40,000 का शेयर है, एमआरएफ को फर्क नहीं पड़ता, दे आर लाइक ठीक है तो है, बोले यार अफोर्डेबल ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, वी डोंट केयर, 1.5 लाख का शेयर है, चलने दो, हमको कोई स्प्लिटअप नहीं करना है कि 15,000 में मिले, 1500 मिले। बट रिलायंस का शेयर आज 1980 से कंपनी चल रही, 77, 78 से, इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की हाईएस्ट मार्केट कैप है, लेकिन शेयर अभी भी 1500 रुपए का है। तो आपको नहीं लगता इतने साल में तो इसका ही शेयर 2-4 लाख रुपए का हो जाना चाहिए था? होता है ना, शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है, बट ये लोग एक रेंज पकड़ के बैठे हैं, 3,000 रुपए का मैक्स है, इनफॉर्मली बोलते हैं। जैसे ही वो प्राइस चढ़ता है ना, ये लोग स्प्लिटअप कर देते हैं या बोनस दे देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, भाव गिर जाता है। दे वांट कि उनका शेयर मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल रहना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
इससे क्या है, वॉल्यूम ट्रेडिंग भी होती रहती है और प्राइस ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। लेकिन अगर एक रेंज के बाहर हो गया तो आम आदमी खरीद नहीं पाएगा, और आम आदमी को शेयर बेच बेच के इतनी बड़ी कंपनी बनाई है इन्होंने, तो वो लोग वो रेंज खत्म नहीं करना चाहते। तो जैसे ही वो पॉइंट आता है ना, बोनस दे दो, पैसा तो कंपनी का प्रॉफिट तो है ही, या स्प्लिट अप कर दो, फेस वैल्यू कम कर दोगे तो भाव आधा हो जाएगा, बोनस दे दोगे तो भी भाव कम हो जाएगा। डिमांड सप्लाई का गेम है। तो बहुत बार कंपनीज क्या करती है, बोनस शेयर मार्केट में इसलिए छोड़ देती है, या उससे जो है अपना डिमांड की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। बाईबैक भी एक रास्ता है। अगर आप मार्केट स्लगिश है और प्राइस बहुत कम है, अगर आप बाईबैक कर लोगे तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ऑलरेडी डाउन है, सप्लाई बढ़ाने से तो उल्टा हो जाएगा। बट अगर मार्केट में सप्लाई खींच ली बाईबैक करने से, तो क्या होगा ना, जितनी डिमांड है ना उस बराबर क्वांटिटी आ जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो ट्रेडिंग शुरू होगा। सबके पास शेयर पड़े, कोई खरीदता बेचता ही नहीं है, बट शेयर की स्केर्सिटी क्रिएट करोगे तो खरीदना बेचना शुरू होगा। तो बाईबैक से क्या होगा, मार्केट से आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाएंगे, लोग तो उतने ही ट्रेड करने वाले। अब जब स्केर्सिटी क्रिएट होगी ना, तो आपको नीड फील होगी ना कि मेरे पास नहीं है, मुझे खरीदना है। सबके पास है तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो स्लगिश मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए बाईबैक एक रास्ता होता है। वैसा सब प्रैक्टिकल पॉइंट्स। और उल्टा करना हो, भाव बहुत बढ़ गया हो तो बोनस शेयर छोड़ दो, फ्री के शेयर मार्केट में बांट दो। जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगा। उल्टा चल रहा है तो बाईबैक कर लो। तो कंपनियां ये सब चीजों पे खेलती रहती है। उनको प्राइस को जैसे फ्लक्चुएट करना हो लीगली, बाईबैक, बोनस, स्प्लिट, ये सब ऑप्शन इनके पास रहते हैं। वैसे नेक्स्ट, ये तो विप्रो का एग्जांपल दिया हुआ है, ये नीचे देख लो, रियल केस है, जून 2023, बहुत पुराना मैटर नहीं है। पब्लिक अनाउंसमेंट किया, बाईबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स का, और कितने शेयर खरीद रहे हैं वो क्वांटिटी आपके सामने। तो ऐसा करके मार्केट में जो भी उनको चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। 2017 का एग्जांपल है, इन्फोसिस ने डिसाइड किया कैश रिजर्व्स पड़े हुए हैं, एक काम करते हैं, या तो बाईबैक कर लेते हैं या फिर अच्छा खासा डिविडेंड दे देते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन लोगों ने बाईबैक अनाउंस किया, जो मैंने आपको बोला 16,000 करोड़ बोला, ये तो ये आ चुका है। तो कंपनीज ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करती रहती है। अब बात हो रही है ऑथोराइजेशन की, बाईबैक ऑथोराइज करना। एक तो वही आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए, तो मेन वर्ड ही पकड़ना अपने को, ठीक है। दूसरा, बोर्ड अप्रूवल भी चलेगा या स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, जो अपन बात कर रहे थे। अगर कंपनी लिस्टेड है और आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहे हो तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, वो लास्ट लाइन में लिखा है, वो हाईलाइट करने वाली बात है। और पोस्टल बैलेट में फिर वो रिमोट ई वोटिंग भी आ जाता है, वो सब आप जानते हैं। अब क्वांटिटी आपने बताई वही है, 10% और 25%, बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। रिपीट पॉइंट्स, बाईबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए, तो इसको 1 से ऊपर नहीं जाना है, ये भी एक लिमिट थी। बाईबैक बाय लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, ओके, देखें क्या बोला है। हाँ, अगर लिस्टेड होगी तो सेबी रेगुलेशन ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज फिर कंपनी के रूल्स तो हैं, वो बात तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उस पर सेबी रेगुलेशन लगते हैं। अगर अनलिस्टेड है तो फिर कंपनी के रूल्स लगते हैं, उस पर रेगुलेशन सेबी वाले नहीं लग सकते। टाइम गैप 1 ईयर वाला पॉइंट, ये भी रिकॉल हो रहा होगा। नो ऑफर ऑफ बाईबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर। 1 साल के अंदर 2 बार बाईबैक नहीं हो सकता। एक बार बाईबैक किया ना तो 1 साल के बाद आप भले वापस बाईबैक करो, चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सेक्शन और रूल दोनों आ गया। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी रिपीट है, आपको कंसेप्ट तो इसका पता ही है। आप अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, नोटिस इशू कर रहे हो, तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच करना पड़ेगा, जिसमें पूरी स्कीम की डिटेल होगी, ताकि इन्वेस्टर को पता चले उसको फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट में। अब इसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स भी हैं, वो मैं सारे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप पढ़ सकते हो। टेक्निकल वाले एक बार वापस बता देता हूँ, क्योंकि पूरा टॉपिक भी छोड़ने जैसा नहीं है। टेक्निकल वाले देख लो, आपको याद भी होगा, लास्ट टाइम भी मैंने ये करवाए थे। जो एम पॉइंट है वहां से वो थोड़ा टेक्निकल बात स्टार्ट होती है, और अभी जो ये सब रिलेट करा रहा था ना, वो इसमें लिंक होगा तो मजा आएगा। एम पॉइंट में क्या बोला, आपको डिस्क्लोजर में क्या देना है, द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर and of the directors of the promoter where the promoter is a company and of the directors and the KMP as on the date of notice convening the general meeting। ये किन लोगों की बात हो रही पता चल रहा है, प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ द प्रमोटर where the promoter is a company, फिर बोला डायरेक्टर, फिर बोला KMP, ये कौन लोग हैं, ये क्लियर कर लो, ऐसे तो समझ आ ही जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। जैसे अपन TCS की बात कर रहे थे ना, तो TCS का ही रेफरेंस लेके चलते हैं।
अब अगर मान लो टीसीएस अपनी रेफरेंस कंपनी है जो बाईबैक की बात कर रही है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में किसकी शेयर होल्डिंग बतानी पड़ेगी वो बात बोलिए। तो एक तो बोला कि जो टीसीएस के प्रमोटर्स हैं इन सबकी शेयर होल्डिंग टीसीएस में करंटली कितनी है वो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रमोटर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, दो कैटेगरी में बांट दिया। इंडिविजुअल प्रमोटर तो अपना होल्डिंग बता देगा कि मेरे पास इतने शेयर है, लेकिन अगर इसके प्रमोटर में कोई कंपनी है तो फिर तो वो कंपनी के पास कितने शेयर है वो तो वो बताएगी, लेकिन इसमें एडिशनल कंप्लायंस है, ये कंपनी के भी तो डायरेक्टर्स होंगे, समझ आ रहा है? इन डायरेक्टर्स ने भी हो सकता है टीसीएस में शेयर खरीद के रखे हो, पॉइंट समझ आए? तो इनको भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इनके पास कितने शेयर है। तो यहाँ पे बोला कि जो भी कंपनी बाईबैक कर रही है उसके प्रमोटर्स का एग्रीगेट शेयर होल्डिंग कितना है, दे हैव टू डिस्क्लोज। और अगर प्रमोटर्स में कोई कॉर्पोरेट प्रमोटर है तो उस कॉर्पोरेट प्रमोटर के जो डायरेक्टर्स है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स, उनको भी अपना होल्डिंग डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इस कंपनी में टीसीएस में उनका होल्डिंग कितना है वैसा। अच्छा, इस कंपनी के टीसीएस के खुद के भी तो डायरेक्टर केएमपी होंगे ना, वो लोग, उनकी बात यहाँ कर लेते हैं। टीसीएस के डायरेक्टर्स और टीसीएस के केएमपी, ये इस कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर कंपनी के डायरेक्टर नहीं, खुद टीसीएस के डायरेक्टर, इनका भी तो डिस्क्लोजर नेसेसरी है कि ये लोग कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं। अब बात समझ आई? तो तीन कैटेगरी होगी, एक तो टीसीएस के प्रमोटर, एक टीसीएस के डायरेक्टर केएमपी, टीसीएस के प्रमोटर में इंडिविजुअल, टीसीएस के प्रमोटर में कॉर्पोरेट प्रमोटर, कॉर्पोरेट प्रमोटर का डायरेक्टर, ये कैटेगरी। अब वो सेंटेंस वापस पढ़ो तो बात रिलेट होगी। The aggregate number of equity shares purchased or first point, the aggregate shareholding of the promoters and of the directors of the promoter where the promoter is a company। तो देखो प्रमोटर का पॉइंट ये फर्स्ट, ये बात हो रही है सेकंड, और ये बात हो रही है थर्ड, इस सीक्वेंस में लिखा है, देख लो आप समझ आए? तो ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो गया आपका। जिस दिन नोटिस इशू कर रहे हैं ना जनरल मीटिंग का, उस दिन क्या होल्डिंग था वो बताना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, द एग्रीगेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज्ड और सोल्ड बाय द पर्सन्स मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1, मतलब ये तीन की बात हो रही है, 1 2 3 जो अपन ने डिस्कस किया, इन सब की बात हो रही है। इन्होंने पिछले 12 महीने में कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर बेचे, ट्रांजैक्शन क्या हुए वो बताने पड़ेंगे, ये नेसेसरी है। और तीसरे पॉइंट में बोला है इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस किए ना पिछले 12 महीने में, उसमें मैक्सिमम क्या प्राइस पे ट्रेड हुआ और मिनिमम क्या प्राइस पे डील हुई वो भी बताना पड़ेगा। ये सब बताना इसलिए जरूरी है ताकि कोई मैनिपुलेशन अगर हुआ हो तो समझ आए। बाकी जो लोग हैं जो बाईबैक में अपने शेयर देने को रेडी होंगे, इनके अलावा अपने जैसी पब्लिक, उनको ये नोटिस पढ़ के समझ आना चाहिए कि हमारी पीठ पीछे ये लोग क्या खेल खेल रहे थे, लास्ट 12 महीने में क्या चल रहा था। तो अभी फिलहाल इनका होल्डिंग कितना है, 12 महीने में इन्होंने कितने शेयर ऐड किए खुद के पोर्टफोलियो में और कितने बेच दिए और कितने प्राइस पे बेचे, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, उससे उनको बाईबैक की प्राइस की रेंज समझ आएगी। तो आप सब जब वोट करने आओगे तो आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि यार प्रमोटर तो इतने पे खरीद रहा है, बेच रहा है, हमको इतने दे रहे, कम है तो प्राइस, तो उनको रिलेट होगा कि हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही। ट्रांसपेरेंसी के लिए कंडीशन रखिए। फिर एन पॉइंट, इफ द पर्सन मेंशन्ड इन पॉइंट एल एंड एम इंटेंड टू टेंडर देयर शेयर्स फॉर बाईबैक, अपन एम वाले पॉइंट पे तो बात कर ही रहे थे। द क्वांटम ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी टेंडर्ड, ओके, मैंने आपको अभी लास्ट पॉइंट में बोला बाईबैक में जो अपन वो कैलकुलेशन देख रहे थे ना 1000 शेयर्स वाला, ये वाला, इसमें मैंने आपको क्या बोला कि इस सिचुएशन में अगर प्रमोटर को अपना परसेंटेज बढ़ाना है तो क्या वो अपने शेयर बाईबैक में ऑफर करेगा? नहीं करेगा। पर ऐसा अगर ना हो तो बाईबैक में ऑफर कर सकता है? ऐसा बोला है कि प्रमोटर ऑफर ही नहीं कर सकता बाईबैक में शेयर, ऐसा कुछ है? कर सकता है ना। पर उसका इंटेंशन अगर है कि मुझे तो अपना परसेंटेज बढ़ाना है तो डेफिनेटली वो नहीं करेगा क्योंकि वो चीज उसको सूट नहीं करेगी। बट अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जब सब लोग बाईबैक में एनकैश कर रहे हैं वो भी एनकैश कर लेगा, तो कर तो सकता ही है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली है एन पॉइंट में कि इफ द पर्सन मेंशन्ड इन द अबव पॉइंट इंटेंड टू टेंडर देयर शेयर्स फॉर बाईबैक, मतलब अगर प्रमोटर जो पब्लिक थी अपन जिनकी बात कर रहे थे, ये लोग भी अपने शेयर्स बाईबैक में ऑफर करना चाहते हैं तो उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना है देख लो। द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी टेंडर्ड, वो लोग अपने कितने शेयर बाईबैक में देना चाहते हैं। सेकंड वही बात हो गई, उनके लास्ट 12 महीने के ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, ये सब बतानी पड़ेगी। इसमें मेन वो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला डाउट रहता है ना कि इनको तो अंदर अंदर पता ही था बाईबैक होने वाला है, 3000 का 4.5 मिलने वाला है, अपन ही थोड़े शेयर खरीद लेते हैं, फिर 3000 का 4.5 हमें भी तो मिलेगा,
तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो फिर बाकी इन्वेस्टर्स को ये बात पता होनी चाहिए, और उनको कहीं अगर ये फील हो जाए कि यार ये तो अंदर अंदर अपना प्रॉफिट तो कर ही लिया, मतलब जो सरप्लस फंड सबके लिए है उसमें इन्होंने खुद भी हाथ धो लिए, हमको बताया होता तो हम भी और खरीद लेते, ये बात वैसी हो गई। और ऐसा भी नहीं ना कि एकदम से बाईबैक हो गया और आप नहीं खरीद सकते हो, बाईबैक की न्यूज आती है तो उसके बाद भी तो आपके पास एक वो रिकॉर्ड डेट होती है ना, रिकॉर्ड डेट से पहले आप और शेयर खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो तो ऑप्शन सबके पास होता ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कंफर्मेशन दैट देयर आर नो डिफॉल्ट्स, वो आना ही था। तो अगर आपने आउटसाइडर्स के लोन्स में कोई डिफॉल्ट्स कर रखे हैं, डिविडेंड्स में, इंटरेस्ट में, रीपेमेंट में, डिपॉजिट्स की मेच्योरिटी, लोन की मेच्योरिटी, कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, किसी भी और आउटसाइडर के पैसे बाकी है तो ये बाईबैक हो पाएगा? मतलब मालिक खुद का पैसा लेके जा रहे हैं और बैंक वाला बेचारा वेट कर रहा है मेरा ईएमआई कब भरोगे, वो नहीं हो सकता, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में कंफर्मेशन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव मेड अ फुल इंक्वायरी into the affairs and the prospects of the company, and that they have formed the opinion that immediately following the date on which the general meeting is convened, there shall be no grounds on which the company could be found unable to pay its debts। ये वो सॉल्वेंसी वाली बात हो रही है, ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ऐसा कहीं आपने सुना होगा अभी तक कि भाई हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं दैट वी आर सॉल्वेंट। अगर ये बाईबैक होता है तो क्रेडिटर्स को कोई थ्रेट नहीं है, ये डिक्लेरेशन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आना चाहिए एफिडेविट में, स्टैम्प पेपर पे लिखवाते हैं। बाद में फिर डायरेक्टर बोले भाई मुझे क्या पता था, भाई आपको पता होना चाहिए, आप मैनेजमेंट में हो। अगर आप लोग बाईबैक का प्रपोजल रख रहे हो तो आप फाइनेंशियल कंडीशन तो देख लो। अगर इस बाईबैक के बाद क्रेडिटर्स के ऊपर खतरा आ गया और कंपनी 2-4 महीने में लिक्विडेशन में चली गई तो आप लोगों ने क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड किया, आप लोगों को पता था कंपनी डूब रही है, बाईबैक के बहाने ना मालिकों ने अपना अपना पैसा निकाल लिया, अब फंसा कौन? क्रेडिटर्स। ये बाईबैक नहीं हुआ होता तो ज्यादा कैपिटल कंपनी में होती और ज्यादा लोगों का डेट चुकाया जा सकता था, और लॉस किस पे आता? इक्विटी वालों पे। तो इक्विटी वालों ने अपना लॉस बचाने के लिए बाईबैक का रास्ता यूज कर लिया, वो अनफेयर हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्टर ये बोल रहा है कि तुम लोग मेरे से सॉल्वेंसी की ऐसे कसम खाने के लिए बोल रहे हो कि स्टैम्प पेपर पे मैं एफिडेविट पे लिख के दूं कि कल को कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी, तो मैं कब तक की जिम्मेदारी? लाइफ टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मान लो 10 साल बाद कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो मुझे पकड़ोगे कि तूने 10 साल पहले एफिडेविट पे साइन करके दिया था। तो भाई सॉल्वेंसी कब तक के लिए मैं कमिट कर सकता हूँ? एक शॉर्ट टर्म का टेन्योर या एक मीडियम टर्म का टेन्योर होगा तब तक के लिए कमिट करूंगा। वो कमिटमेंट 1 ईयर का मांगा है कि बाईबैक कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट अगले 1 साल तक इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये कमिटमेंट डायरेक्टर से मांगा है। उससे ज्यादा जिम्मेदारी लेना उस बेचारे इंडिविजुअल के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि मार्केट वो कंट्रोल नहीं करता है जो डायरेक्टर है। सोचो कोविड के 1 साल पहले वाली सिचुएशन हो, अब कोविड में तो बिजनेस की क्या हालत हुई लोगों की, कंपनीज की। डायरेक्टर बोलेगा मुझे थोड़ी मालूम था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। बोले नहीं आपने तो बोला था इंसॉल्वेंट नहीं होगी कंपनी। भाई मैंने 1 साल की गारंटी दी थी, 1 साल तक कंपनी चल जाएगी, उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, ये इम्प्लाइड है। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में तो फिर क्या एनसीएलटी भी समझता ही है, तो वो बात अलग हो जाती है। इसलिए अगर 1 साल के अंदर कोविड वाली सिचुएशन आ गई तो आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा कि भाई एनसीएलटी बोलेगा ये तो किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्टर ने जब गारंटी भी दी होगी तो उसने अगले 1 साल का प्रोजेक्शन किया होगा, तो ऐसे 1 साल में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नंबर्स में तो दिख ही नहीं रही थी, मतलब कोविड जैसी सिचुएशन नहीं आई होती तो सब ठीक ही चल रहा था। अब बोले नहीं कोविड आ गया कुछ भी हो, उसने तो बोला था ना 1 साल तक इंसॉल्वेंसी नहीं आएगी, ये तो 8 महीने हो गए कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेज में ऐसे डायरेक्टर्स को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है क्योंकि एनसीएलटी सारे सिनारियो को देख के डिसीजन देती है। तो अगर ऐसा हो भी गया तो वो चीज़ को एक्सेप्शनली भी देखा जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में 1 साल निकल जाने के बाद अगले ही महीने कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं। बोले मैंने 1 साल की गारंटी दी थी, ये वारंटी जैसा हो गया, खत्म होते ही अगले दिन प्रोडक्ट खराब हो गया, कंपनी का भी उसे 2 ही दिन तो हो गए ऊपर। बोले सर डेट टू डेट चलता है, 1 साल खत्म हो गया, अब आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये वैसी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ वो तो रिपोर्टिंग तो होने ही वाला है, तो वो प्रोसीजरल पार्ट है, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ इसमें खाली वो ऑडिट वाला पॉइंट आप देख लेना, उसमें टाइम लिमिट है। रिपोर्ट इज एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कंपनीज ऑडिटर्स। ऑडिटर के थ्रू भी एक रिपोर्ट मांगी जाती है जब ये बाईबैक का प्रपोजल रखा जाता है। देखो बेसिक चेन ऑफ इवेंट्स है ना, कंपनी का मैनेजमेंट बाईबैक का प्रपोजल रख रहा है, कंपनी के डायरेक्टर से पूछा जा रहा है कि भाई सॉल्वेंसी गारंटी तुझे देनी पड़ेगी। डायरेक्टर अकाउंटेंट तो है नहीं, वो ऑडिटर को पकड़ेगा, भाई तुम लोग एक काम करो, थोड़ा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का डेटा देख लो और हमें एक रिपोर्ट निकाल के दो कि अगर हम बाईबैक का प्रपोजल रखते हैं तो क्या अगले 1 साल तक सॉल्वेंसी का कोई इशू तो नहीं आ जाएगा। तो वो तो बेस्ट कौन बता सकता है, ऑडिटर ही बता सकते हैं। तो ऑडिटर्स को बोला आप लोग ऑडिट करके रिपोर्ट दे दो, क्योंकि हमने फाइनेंशियली सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है एंड सब ठीक है, आपकी रिपोर्ट के भरोसे हम एफिडेविट फाइल करेंगे।
कि भाई हमने वेरीफाई करवा लिया है एक्सपर्ट से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम गारंटी ले रहे हैं। देखिए हमें अकाउंट्स की उतनी समझ नहीं है जितनी आपको फाइनेंशियली है। अब ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट लेटेस्ट डेटा के बेसिस पे होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेटेस्ट रिकॉर्ड मतलब कितना पुराना चलेगा, 6 महीने पुराना हो तब तक चलेगा। अगर उससे पुराना डेटा है तो फिर ये जो बीच का टाइम है इसका भी आपको ना वो सप्लीमेंट्री बैलेंस शीट, सप्लीमेंट्री पीएनएल बनवा के उसका ऑडिट रिपोर्ट अटैच करना पड़ेगा। ये कब होगा, मार्च टू सितंबर के बाद। अगर बाईबैक मान लो दिसंबर में प्रपोज किया जा रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मार्च के होंगे, ये तो अभी साल चल रहा है, तो पिछले मार्च तक के स्टेटमेंट थोड़े पुराने हो गए, क्योंकि मार्च टू दिसंबर 9 मंथ्स का गैप हो गया। इन्होंने बोला 6 महीने गैप चलता है। अब यही बाईबैक अगर आप जुलाई में प्रपोज कर रहे होते तो पिछला मार्च 4 महीने ही दूर था, तो मार्च तक का डेटा दे दो, इट इज ओके, उसी के ऑडिटेड रिपोर्ट के बेसिस पे सब कुछ चल जाएगा। लेकिन अगर ये सितंबर के बाद जा रहा है तो बीच में जो गैप है ना 31 मार्च एंड आपकी डेट, वो 6 महीने से ज्यादा हो गया। तो बोले 6 मंथ्स का भी एक सप्लीमेंट्री डेटा रेडी करना पड़ेगा कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में क्या अकाउंट्स बने, अभी तक की बैलेंस शीट, अभी तक का प्रोविजनल बैलेंस शीट या प्रोविजनल पीएनएल बोलते हैं, वो भी बनाना पड़ेगा और वो भी रिपोर्ट में अटैच करना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स का एक जो कट ऑफ है ना, उसको यहाँ पे इन्होंने फॉलो करने के लिए बोला है। आप लैंग्वेज देख लो, पढ़ लो पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट में बात हो रही है ना, वो यही है। बोलो, कंडीशन क्लियर है यहाँ तक? तो ये अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखने वाली बात। ये यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद रूल नंबर 17 एक पूरा रूल चल रहा है। तो अभी क्योंकि मैं इतना सारा ले नहीं पाऊंगा, मैं रूल स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इससे कनेक्टेड जो पीछे एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो कंप्लीट करा देता हूँ, बाकी का तो फिर कल ही देखेंगे। तो ये अनलिस्टेड और प्राइवेट वाला भी स्किप करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट पेज 42 पे आपको सेक्शन मिलेगा, रूल पूरा जाने दो। सेक्शन में बात हो रही है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक। ये कंपनी लॉ में आया हुआ कॉमन पॉइंट है, बहुत जगह लिखा होता है कि जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं ना तो उसकी एक वैलिडिटी होती है 1 ईयर की, 1 साल के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज रिजोल्यूशन वापस पास करना पड़ेगा, ये कंडीशन। बाईबैक के मेथड्स, कहाँ से शेयर उठा के लाएंगे, वही जो पीछे बात हो रही, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बात कर लो, प्रो रेटा बेसिस पे सबसे थोड़ा थोड़ा बाईबैक कर लो, ताकि किसी को ये नहीं लगे मुझे ऑफर नहीं किया या मेरे से ज्यादा शेयर ले लिए, वैसा ना लगे, सबको प्रो रेटा पे ऑफर कर दो, ओपन मार्केट से खुद ही खरीद लो। तीसरा ऑप्शन क्या है, अपने कंपनी के एम्प्लॉय, वो ईसोप और स्वेट इक्विटी वाले, उनके पास भी तो शेयर पड़े, आपका दिमाग वही दौड़ना चाहिए शेयर कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो पब्लिक के पास है, स्वेट इक्विटी वाले हैं, ईसोप वाले हैं, ओपन मार्केट में है, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स हैं, इनमें से कोई भी सोर्स से आप बाईबैक कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी वाला पॉइंट रिपीट मैंने बता ही दिया, एफिडेविट 1 ईयर सब बात हो गई, आप आराम से उसको एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिक्योरिटीज आपने बाईबैक की, अगर वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा 7 दिन में, और डीमैट है तो एंट्री गायब करनी है, बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम टाइप की सिक्योरिटी फिर से इशू कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, फिर बाईबैक ही क्यों किया। तो 6 महीने तक रिस्ट्रिक्शन रहता है, 6 मंथ्स तक सेम टाइप की सिक्योरिटी री इशू नहीं करनी, बट इसके भी एक्सेप्शन है, बोनस, राइट शेयर, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी जो पहले से कमिटेड था और उसकी डेट अभी आ गई तो क्या करें, तो ये सारे एक्सेप्शंस लिखे हुए। कन्वर्जन ऑफ वारंट्स इनटू शेयर्स, स्वेट इक्विटी, ईसोप, क्योंकि ये सब पहले से प्रायर डिसाइडेड होता है, वो वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तो ऑफर करेंगे, अब ये सब क्लैश हो गया तो फिर वो चलता है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। रजिस्टर मेंटेन करना आपको पता है, रजिस्टर और रिटर्न्स हर चैप्टर में आता था कंपनी लॉ में कि हर चीज़ का सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो। एक सेक्शन 88 बोलता है कि रजिस्टर मेंटेन करो, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अब रजिस्टर है तो फॉर्म नंबर लिखा है साथ में, रूल का पार्ट आ गया कि SH10 जो है वो फॉर्मेट है जिसके थ्रू आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना होता है। SH10 अपन कल एक बार इसमें देख भी लेंगे कैसा फॉर्मेट है, तो आइडिया आ जाएगा। रिटर्न फाइल करना है, जैसे ही बाईबैक होता है 30 डेज के अंदर अंदर आपको ROC को बताना है, और इसके लिए भी फॉर्म नंबर दे रखा है। SH11 जो फीस है वो साथ में पे करनी पड़ेगी, और एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है SH15 में। ये कल सारे फॉर्म्स देख लेंगे तो एक बार आपको ध्यान में रहेगा थोड़ा।
आज नहीं रखते, फिर टाइम नहीं बचेगा पीछे। तो 68 वाला सेक्शन जो है ना वो आपका कंप्लीट है। ठीक है, इतना रखते हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स हैं से 69, 70। इनकम टैक्स के भी कुछ प्रोविजंस है, कुछ रेगुलेशंस भी है। तो दिस इज समथिंग एडिशनल टू कंपनी लॉ जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा। एग्जैक्टली उतना नहीं है, पॉइंट्स प्लस ही हो रहे हैं। रेगुलेशंस भी पढ़ लेंगे, वो नहीं थे सेकंड लेवल पे, उसे पॉइंट्स नहीं। ठीक।